ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। देश का बजट पेश हो चुका है 2022-2023 के लिए। कैसा है वो बजट? हमारे साथ है अशोक भारती जी, जो लगातार पिछले कई सालों से जब देश का बजट पेश होता है तो उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी बारीकियों को लोगों के सामने लेके आते हैं। इस बार का बजट कैसा है, इसके बारे में हमसे बात करेंगे। सर, अभी जो बजट पेश हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो आप सभी साथियों को, दर्शकों को मेरा सादर जय भीम। और हमें ये समझना है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो देश की आज़ादी के 75वें साल में पेश किया है। तो इन 75 सालों का उनको ये समझना था, हम ये समझते हैं कि 75वें साल का बजट वाकई में इस देश की आज़ादी को समर्पित होना चाहिए था। और जब हम देश की आज़ादी को समर्पित मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी देश की आज़ादी के मूल्य क्या थे, उन मूल्यों को ये बजट समर्पित होना चाहिए था। हमारी आज़ादी के मूल्य थे समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, सम्मान। तो क्या भारत का बजट इन मूल्यों को प्रोत्साहित करता है? मुझे लगता है कि ये जो बजट है इन मूल्यों के साथ न्याय नहीं करता। ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि अभी हम कोरोना काल में हैं और देश में हर रोज एक नया वेरिएंट, हर साल एक नया वेरिएंट आ जाता है। पहले डेल्टा वेरिएंट था, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अभी सुन रहे हैं उसका भी एक नया वेरिएंट आ गया। और इसकी वजह से देश का सामाजिक आर्थिक ताना बाना ध्वस्त है। ना कारोबार चल रहे हैं, ना रोजगार चल रहा है, ना शिक्षा चल रही है। तो ऐसे में हमें ये उम्मीद थी, सरकार से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब लाखों लाख लोग सड़कों पे जाते हैं, अपने घर गांव देहात में चले गए, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि समाज कल्याण का जो दृष्टिकोण है वो उनका उदात्त होना चाहिए और समाज कल्याण की, परोपकार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाला बजट होना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल के बजट में 1.5% से भी कम पैसा बजट का सामाजिक कल्याण के लिए दिया गया है। और इस सामाजिक कल्याण में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और यहाँ तक कि आर्थिक वर्गों का कल्याण भी शामिल है। तो इतना कम पैसा यदि सामाजिक कल्याण पर कोई सरकार खर्चेगी, 100 रुपये आपके पास, अगर मान लीजिए 100 रुपये का बजट है और 100 रुपये के बजट में आप 1.5 रुपया समाज कल्याण पे खर्च कर रहे हैं, तो आप ही बताइए आप बजट को कैसे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं से देश आगे बढ़ता है। जी। तो सर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा सरकार ने क्या सोच के किया? कई बार क्या होता है कि बजट के पहले भी तमाम डिस्कशन होते हैं जिसमें तमाम वर्गों के लोगों को सरकारें बुलाती रही हैं। आप भी कई बार उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। क्या इस बार ऐसा था कि बजट से पहले आप लोगों को बुलाया गया था डिस्कशन के लिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, पिछले कुछ सालों से जब बजट पूर्व प्रक्रिया होती है, जब पहली सरकारें होती थी तो बजट पूर्व जब प्रक्रिया होती थी तो उसमें देश के जो वित्त मंत्री हैं एक सामाजिक आर्थिक बयान सब लोगों के सामने रखते थे कि देश की आर्थिक स्थिति ये है। इस बार तो सरकार ने बुलाया नहीं हम लोगों को, शायद कोई कारण रहे होंगे, शायद हम थोड़ी सी आलोचनात्मक हैं, शायद इस वजह से ना बुलाया उस सरकार ने। लेकिन मैंने पिछले सालों में देखा है कि सरकार अब प्री बजट मीटिंग में कम से कम सामाजिक संगठनों के साथ
देश के आर्थिक मसलों पर चर्चा नहीं करती है। साथ के साथ सामाजिक संगठनों की चर्चा में भी सरकार अब कॉरपोरेट इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद सरकार जो है समाज के साथ दूरी बढ़ाकर और जो निजी स्वार्थ है उनके साथ जो नज़दीकियां बढ़ाना चाहती है। सर, एक बहुत बड़ी आबादी है देश की जिसमें महिला आती हैं, शोषित समाज के लोग आते हैं, उसके लिए इस बजट में क्या है, उस सरकार ने क्या क्या कहा है देने के लिए? देखिए, इस बजट में सरकार ने आपको जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए खास तौर पर है और महिलाओं के लिए एक जेंडर बजट सरकार पेश करती है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए हमको ये समझना है कि पिछले 2 सालों से सरकार बड़े पैमाने पर रिसोर्स उनको दे रही है। इस बार भी सरकार ने अपने बजट का 2.6% जो पैसा है वो शेड्यूल कास्ट को एलोकेट किया है जी। और करीब करीब इसके नज़दीक ही उन्होंने आदिवासियों को 1.7 के आसपास उन्होंने आदिवासियों के लिए एलोकेट किया है। पैसा बहुत जुड़ा है। हमें सरकार को ये समझाना है, सरकार को ये समझना और हमारे लोगों को भी ये समझना है, सवाल पैसे का नहीं है जी, सवाल पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा इसका है। सरकार 40-42% पैसा एक्चुअल जो पैसा एलोकेट कर रही है उसका एक्चुअल जो खर्चा शेड्यूल कास्ट के विकास पर या शेड्यूल ट्राइब के विकास पर या महिलाओं के विकास पे हो रहा है वो एलोकेशन से करीब 40% ही होता है। 60% पैसा ऐसी स्कीमों पे है जिनका शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये समझना है। तो सरकार को, और मैं प्री बजट मीटिंग में हमेशा सरकार के साथ ये कहता रहा हूं, पैसा आप बहुत बांट रहे हैं, अगर आप इतने पैसे को बांटने के लिए अगर कोई मशीनरी बना दें कि जो उस पैसे को ईमानदारी के साथ योजना बना के लागू कर सके, उसके रिजल्ट दिखा सके, तो अगले 10 सालों में अनुसूचित जाति जनजाति की सारी दरिद्रता और कमजोरी दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए नीति, नियत और उसको लागू करने की राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। मतलब नियत नहीं है, नीतियां बना रही है सरकार लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, जिससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने इस बीच में तमाम अखबारों में भी लिखा, बजट को लेकर सवाल भी उठाया। आपको क्या लगता है किस तरीके से बजट और बेहतर हो सकता था, इसमें क्या क्या होना चाहिए था और कहाँ कहाँ खामी देख रहे हैं आप जिससे जो अपना SC/ST तबका है उसको नुकसान हो रहा है? देखिए, हमें समझना है कि अनुसूचित जाति जनजाति की कमजोरियां क्या हैं। अनुसूचित जाति के करीब करीब 50% लोग गरीब हैं। आदिवासियों के करीब करीब 75% लोग अत्यधिक गरीब या गरीब हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास एसेट्स नहीं है। सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि सरकार आजकल लोगों को मकान बना के दे रही है। इसके लिए हमें सरकार की तारीफ करनी चाहिए। PM आवास योजना में सरकार ने वाकई में अच्छा काम कर रही है। ये कांग्रेसी सरकारों से बेहतर काम कर रही है इस मामले में, हमें समझना चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें कि अनुसूचित जाति जनजाति को ताकत कहां से मिलेगी, अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की धुरी है उनकी शिक्षा। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से सरकार अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा को लेकर कोई नए प्रयोग नहीं कर पा रही। ये बात ठीक है, सरकार ने एकलव्य करके आदिवासियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं और इस बार सरकार ने उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस कोरोना काल में जब सरकारी स्कूल बंद हैं, सारे स्कूल बंद हैं, तो ऐसे में शिक्षा जो है अनुसूचित जाति जनजाति और गरीबों की शिक्षा जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस पूरे बजट में हमें उससे उबरने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ने करीब करीब 1,40,000 करोड़ के आसपास अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो पैसा उन्होंने एलोकेट किया है। मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं क्यूबा की तर्ज पर
देश के हर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए सारे धंधे छोड़ दीजिए, 5 साल छोड़ दीजिए धंधे, 5 साल आप इतने पैसे को केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा पे ही इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ऐसा कर देगी तो 5 साल में अनुसूचित जाति जनजाति में कोई व्यक्ति निरक्षर या कमजोर नहीं रहेगा। एक बात, पर सरकार कह सकती है कि सारा पैसा एक पे नहीं खर्च कर दे। अनुसूचित जाति जनजाति की दूसरी प्रॉब्लम है उनके आजीविका की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर आजीविका के लिए। तो क्या सरकार बजट का अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाला जो बजट है, सरकार ने जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया है, फूड सिक्योरिटी में जो पैसा दिया है, किसान सम्मान निधि में जो पैसा दिया, मैं बता रहा हूं आपको सरकार ने किस किस में पैसा दिया है, एमएसएमई को जो पैसा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि हमें एमएसएमई में पैसा नहीं चाहिए, हमें किसान सम्मान निधि में पैसा नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में पैसा नहीं चाहिए, हमें रूरल डेवलपमेंट में पैसा नहीं चाहिए। आप हमारे पैसे को हमारे माथे पे टीका लगाकर आप दूसरों को प्रसाद नहीं खिला सकते। बजट ने क्या किया है, टीका हमारे माथे पे लगाया है बजट का, लेकिन उसका सारा का सारा प्रसाद जो है वो गैर अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को दे रहे हैं। ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति का भला नहीं हो सकता। आपने करीब 25,000 करोड़ रुपया जो करीब 25,000 करोड़ रुपया जो है, जहां तक मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में से किसी एक मंत्री को दिया आप जी। अगर ये 25,000 करोड़ रुपया आप अनुसूचित जाति के आजीविका पे खर्च कर देते तो आपको इस देश के 25 करोड़ लोगों में कम से कम 5 करोड़ लोग अपने पांव पे खड़े हो जाते। वो 5 करोड़ परिवार अगर अपने पांव पे खड़े हो जाएं, वो देश की ताकत बनते हैं। और बार बार गवर्नमेंट को भी उनको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अप्रोच का सवाल है। और मैं अशोक जी कहना चाहता हूं, ये अप्रोच इसलिए है क्योंकि दलितों को लेकर जो अप्रोच है, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर जो ब्यूरोक्रेसी की अप्रोच है, ब्यूरोक्रेसी की अप्रोच पैटर्नलिस्टिक है। हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं 75 साल आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब प्लीज आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ मत कीजिए, हमारा पैसा हमें दे दीजिए, हम अपना कल्याण अपने आप कर लेंगे। ये बताएं सर, जो बजट है, जो रुपए पैसे की बात है, ये हर किसी के हर परिवार की रीढ़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितनी चर्चा एट्रोसिटी को लेके होती है हमारे समाज में या फिर रिजर्वेशन को लेके होती है, उतनी चर्चा बजट पे नहीं हो पाती, या फिर लोग इसके बारे में समझते नहीं हैं, सरकारें भी नहीं समझाना चाहती, और फिर जो हमारे समाज के भीतर जो कथित तौर पे सक्रिय लोग हैं, सजग लोग हैं, वो भी इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते। ये कितना नुकसानदायक है? देखिए, ये है बहुत नुकसानदायक, क्योंकि देश जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, आपको याद होगा कि ब्रिटेन में जब मैग्ना कार्टा हुआ था तो लोगों, बल्कि ब्रिटेन में एक नारा लगा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन भी है और टैक्सेशन भी है, लेकिन हमको ये समझना है कि जब तक हम पैसे को फॉलो नहीं करेंगे कि हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है जी, तब तक हमें बजट की प्रोसेस को समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने पेट्रोल पे से सब्सिडी ऑलमोस्ट खत्म कर दी, ठीक है। अब पेट्रोल तो हर आदमी इस्तेमाल करता है, तो सब्सिडी खत्म होगी तो वो महंगा हो जाएगा। ऐसे स्वास्थ्य पे सरकार ने इस बार जो शिक्षा पे सरकार ने स्वास्थ्य पे सरकार ने इस बार अपने कुल बजट का 2.2% खर्च किया है। सरकारें ये वायदा करती रही हैं कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का 3% खर्च होना चाहिए, और हमारी जीडीपी हमारे बजट से कई गुना है। तो सरकार बजट का 3% खर्च नहीं कर रही स्वास्थ्य पे, तो जीडीपी की तो बात ही छोड़ दी। शिक्षा नहीं, सरकार नई शिक्षा नीति में बहुत पीठ थपथपा रही है। हमने नई शिक्षा नीति लागू कर दिया, वो नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो सकती है, उस पर विवाद हो सकता है, विमर्श हो सकता है, लेकिन इस बात पे तो सरकार की सहमति है कि शिक्षा पर देश के जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए।
सरकार ने मेरे ख्याल में 2.71% है जो कुल बजट का जो वो शिक्षा पे खर्च कर रही है। अरे भाई 3% भी नहीं खर्च कर रहे आप। तो मैं समझता हूं कि ये जो अमृत काल का बजट है, अमृत किसके पास है और जहर किसके पास है, वो बड़ा सोचने का विषय है। हमारे पास हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जो बहुत सारा पैसा है वो सरकार शिफ्ट कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर को शिफ्ट कर रही है। ये एक चिंता की बात है। तो निश्चित तौर पे ये एक चिंता की बात है और देश की तमाम जनता को, खास तौर पे जो वंचित समाज है उसको, उसके बुद्धिजीवियों को, उसके भीतर ये भी एक बड़ा विमर्श बनना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बजट को समझाया। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम। जय भीम। धन्यवाद अशोक जी।